नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। तो बात 25ई में हम अलग-अलग विषय की अलग-अलग जो विषय के जो निपुण लोग हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं या कि दूसरे काम किए हैं, आर्ट कल्चर में जो है वो महत्वपूर्ण काम किए हैं और इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में भी महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो पहले हम बात कर चुके हैं हमारे पुराने साथी और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के श्री तिलक राज दीमन, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में थे, सिविल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद में वो नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में लंबे समय तक रहे। तो तिलक राज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार बात 25 में। नमस्कार जी, बात 25 में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। तो तिलक राज जी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो लोग शहरों में प्रोजेक्ट करते हैं, घरों में प्रोजेक्ट करते हैं और जो दूर दराज के जंगली इलाकों में, जैसे कि वहां पे कई तरह की समस्याएं होती हैं कि वो शहरी आबादी से और शहरी सुख सुविधा से बहुत दूर होते हैं। वहां पे जंगली जानवरों का भी रहता है, डकैतों का, और कई उग्रवादी जो है वो संगठन है, उनसे भी सामना हो जाता है। तो आपने अपने इस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के दौरान बहुत सारी इस तरह की समस्याएं से सामना किया है और वो इसलिए आप कर लिया है कि जैसा आप कहते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। तो बहुत सारे लोगों को तो बहुत डर लगता है, कोई किडनैपिंग की बात करे, कहीं पे किसी प्रोजेक्ट मैनेजर का मर्डर हो गया हो, वहां पे आपको जाना पड़े, तो आपकी यही रही कि मुझे डर नहीं लगता है। तो आप निर्भीक हैं, इसीलिए इसमें एक महत्वपूर्ण। तो आप बताएं, जैसे ये जो इतनी डेंजरस और जो है वो मतलब घबराने वाली, जो है आम आदमी तो उसमें घबरा जाएगा, उसका परिवार घबरा जाएगा। तो उसके बारे में बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपकी किडनैपिंग भी हो गई थी, तो उसके बारे में बताएं। तिलक राज जी, आपका स्वागत है बात 25। जी, जैसा मैंने पिछली बार हमने बातचीत किया था, बिहार के अंदर जो रेल का प्रोजेक्ट का काम हमको मिला था, हमने किया, तो उसमें मैंने बताया था कैसे माओवादियों ने तकरीबन 100-150 लोगों ने, जिस दिन हमने काम का मुहूर्त किया था, नारियल तोड़ा था, उसी दिन हमको घेर लिया था। तो हाँ। वो पिछली बार मैंने डिटेल में बताया था कैसे कैसे फिर उन्होंने आगे हमारे ठेकेदार को उठा के ले गए, फिर वहां उनसे बातचीत करके 2-3 दिन के बाद छोड़ा। तो इसी के मिलते जुलते साथ में हमने हमारा एक्चुअली पटना में हमारा रीजनल ऑफिस था, तो हमें 10-15 दिन में मैं पटना में आता जाता रहता था। हमारे वहाँ जनरल मैनेजर बैठते थे, तो वहां से मुझे बोला गया कि एक टेंडर निकला है रेलवे का छोटा सा समस्तीपुर के पास। तो समस्तीपुर वहां टेंडर डालना है, कोई बहुत उस टाइम में 70-80 लाख का टेंडर था वो। तो मेरे को टेंडर डॉक्यूमेंट दिया, मैं वहां की, क्योंकि हमने वहां सुन रखा था वहां क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस किस्म का माहौल है। तो मैं रात को ही ट्रेन पकड़ के वो समस्तीपुर पहुंच गया। तो वहां मैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही होटल में छोटा सा कमरा लेके, ताकि बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे, वहां मैंने सो अर्ली मॉर्निंग उठ के ही, मैं 4 बजे उठ के अपना टेंडर डॉक्यूमेंट खोल के उसमें जो रेट्स वगैरह प्लस माइनस परसेंटेज अब और बिलो भरना होता है वो भर दिया। तो मैंने उसको सील करके मैं रेलवे ऑफिस में जल्दी चल दिया सुबह सुबह, ताकि मैंने सोचा कि किसी के आने से पहले ही मैं डाल के ड्रॉप करके चला जाऊंगा वापस। तो तिलक राज जी, ये किस समय की, कौन से साल की, किस वर्ष की बात कर रहे हैं और उस समय शासन किनका था? ये किस समय की बात कर रहे हैं? ये 1993 की बात है। उस टाइम लालू यादव जी का शासन था वहां पे, अच्छा बिहार में। अच्छा। तो तो फिर आगे क्या मैं हुआ? आप सुबह सुबह पहुंच गए, सबसे पहले पहुंच गए टेंडर लेके? टेंडर लेके मैं सबसे पहले पहुंच गया कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कोई खतरा, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने सोचा पहले निकल जाता हूँ। तो वहां जाके देखा कोई टेंडर बॉक्स ही नहीं है, कुछ नहीं है वहां, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। तो वहां उनका वेटिंग रूम था बड़ा सारा, मैं उसके अंदर बैठ गया। वहां से पूछा, बोले ये टेंडर 10 बजे के बाद लगेगा वो। तो मैं वहां बैठा इंतजार करता रहा। तो थोड़ी देर में एक आदमी अंदर आया, 2 आदमी आए, फिर धीरे धीरे 3 हो गए।
बातचीत करने लगे, आप कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। हम्म, तो मैंने बोला मैं ऐसे टेंडर देने आया हूँ इस हम्म, काम का, इस काम का। तो हम्म। वो बोले आपको पता नहीं है आप कौन से एरिया में, यहाँ इस एरिया में किसकी चलती है, यहाँ कौन काम करता है। तो एक आप, मैंने सेकंड बोला नहीं। तिलकराज जी, मतलब आप वहां पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का टेंडर लेके गए थे, कोई प्राइवेट अपना या किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं लेके गए थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्रोजेक्ट टेंडर यही लेके गए थे ना आप तिलकराज जी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो और कौन सा पब्लिक सेक्टर था ये? एनपीसीसी, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन। अच्छा, एनपीसीसी। यस सर, यस सर। तो फिर आगे क्या हुआ आपके साथ वहां पे? तो मैंने मैंने बोला भाई मैं तो नया नया ज्वाइन किया हूँ, मुझे आया हूँ बहुत देर, पटना में अभी थोड़े महीने पहले आया हूँ, मुझे इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। तो हम्म, हम्म। ऐसे बात करते करते 10-12 लोग धीरे धीरे और अंदर आ गए, तो उन्होंने अंदर से रूम बंद कर लिया। अच्छा, रूम तो में बंद कर लिया। बंद कर अच्छा। लिया, बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई टेंडर डालने की, आप यहाँ आने की। तो हाँ। मुझे पता तो था सर, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, मतलब, लेकिन इतना नहीं मालूम था कि यहाँ शरेआम ओपन में एकदम रेलवे स्टेशन के, रेलवे के ऑफिस में ये सब होगा। हम्म, तो मैं बोला कोई बात नहीं, आपको अगर इतने ऑब्जेक्शन है तो मैं टेंडर वापस ले जाता हूँ, नहीं डालता, कोई बात नहीं आप, तो हम्म, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। हम्म, तो उसके बाद उन्होंने आपस में कुछ कानाफूसी किया। वो हम्म, लोग तो होशियार होते हैं ना वो काफी। हम्म, तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप जरूर डालिए टेंडर, तो आपके ऊपर भी बात आएगी, या पब्लिक सेक्टर है, आपको ड्यूटी करनी पूरी अपनी। तो ये हम्म, टेंडर हमें थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो हम्म। वो टेंडर डॉक्यूमेंट उन्होंने ले मेरे लिया से ले आपसे? लिया, मेरे हाँ। हाथ से ले लिया। तो हम्म, वो फिर वो 2 मिनट के लिए बाहर चले गए, हम्म, एक दो आदमी उस टेंडर लेके। तो हम्म, मुझे लगता है उन्होंने टेंडर वगैरह खोल के उसमें मेरे रेट वगैरह देख लिए। हम्म, तो मैंने क्या क्योट किए थे, तो उसको बराबर गोंद वगैरह लगा के उसी तरह सील करके दोबारा मुझे पकड़ा दिया। तो हम्म, बोले नहीं नहीं, आप आराम से जाइए, आराम से आप टेंडर डालिए, कोई बात नहीं है। तो हम्म, मतलब कहने का उनको एक किस्म का उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी कि ये तो हमें पब्लिक सेक्टर का स्पोर्टिंग मतलब स्पोर्टिंग टेंडर मिल गया, कॉम्पिटिटिव टेंडर। तो हाँ, तो इससे अ, इससे अपना बढ़िया काम हो जाएगा। उससे उनका जो टेंडर है वो हमारे से 1% आधा परसेंट कम डाल देंगे, उनका इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो इस तरह वो मैं वहां से अपना जान छुड़ा के वहां से वापस आया। तो हम्म, और रेलवे का काम करते करते रेलवे का सफर हमें करने में कितनी मुसीबत होती थी, ये भी एक बहुत मतलब देखने वाली बात है। समझ, जी, मैं जी। जो मेरी टनल साइड थी वो पटना से डाल्टनगंज के, पटना से गया जाना पड़ता, पीजी लाइन गया से डाल्टनगंज, तो रास्ते में एक मोहम्मदगंज जगह पड़ती थी, वहां पे वो जी। रेलवे की टनल बन गई थी। तो हम्म, क्योंकि हमारा रीजनल ऑफिस पटना में था, तो हर 10-15 दिन में आता रहता था। तो मैं हम्म, ऑफिस में बोल के अपनी सीट बुक करवा देता था साइड जाने के लिए। हम्म। तो वहां से पटना से लेके वहां मोहम्मदगंज तक। जी। तो मेरा रिकॉर्ड, मैं 4 साल तकरीबन ट्रैवल किया इस रूट पे। तो हम्म, जितनी बार मैं ट्रैवल किया, मेरे पास रिजर्व टिकट होती थी। तो पटना से हम्म, गया तक 90 किलोमीटर है, वो तकरीबन 3-4 घंटे में ट्रेन पहुंचती थी। हम्म, तो हम्म, उसमें टीटी नहीं चढ़ता था, तो 11 तो रात के ऐसे बज जाते थे, कोई टीटी आता नहीं था। तो हम्म, गया में जाके एक टीटी चढ़ता था। तो हम्म। वो जब मैं उसको टिकट दिखाता था तो बोला, वो डिब्बे के बाहर S1 S2 दो रिजर्व डिब्बे होते थे। तो जी। वो अगर मेरे टिकट में S1 टिकट लिखा लिखा है, तो बोले नहीं ये S2 डिब्बा है, आप S1 में जाइए। तो हम्म, अगर वो दूसरा है तो दूसरे का नंबर बोलते थे, आप दूसरे डिब्बे में जाइए। हम्म, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों के पास टिकट नहीं होती थी, हम्म, उन लोगों को पैसे लेके अपना विदाउट टिकट लोगों को रिजर्व सीट पे सुला के भेज देते थे। तो हम्म। जिनके पास टिकट होती थी उनको धक्के खाने पड़ते थे, मतलब बैठ के जाना, सारी किसी के बगल में बैठ के ऐसे करके। तो ये कब की बात है? ट्रैवलिंग मतलब ये किस समय की बात बता रहे हैं तिलकराज जी? 93, 94, 95 तक की बात है। जी, जी, जी। हुँ, 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 ये जनरल ऐसा ही पूरे बिहार में ही ऐसा माहौल था ट्रेन में ट्रैवल करने का। हुँ, तो उसके बाद एक और चीज मैंने नोट किया, मैं रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर्स वगैरह उनके साथ कभी साइट इंस्पेक्शन में जाते थे।
अपने सोन से ट्रेन पकड़ते थे। उनका रेलवे वालों का हेडक्वार्टर ना, जो ऑफिस था डिप्टी चीफ का डेरियन सोन था। तो रास्ते में टीटी चढ़ते थे, डुप्लीकेट टीटी चढ़ता था ट्रेन में। उसने रेलवे वालों को स्टाफ का काला कोट पहना हुआ था। डुप्लीकेट का मतलब वो फर्जी, वो टीटी होता नहीं था, वो कोई भी टीटी आदमी मतलब टीटी का ड्रेस पहन के चढ़ जाता था। टीटी का ड्रेस पहन के चढ़ जाता। और ये बात मुझे रेलवे के डिप्टी चीफ ने बताई, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। हाँ। तो मैंने बोला ये सब आप लोगों को ये सब इसमें ऑब्जेक्शन, मतलब पकड़ना चाहिए इनको, इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। तो बोले हम सब ये झमेले में क्यों पड़ेंगे, हमको अपनी नौकरी करनी है। हाँ। तो ये और भी काफी एरियाज में मैंने ट्रैवल किया। तो टीटी वगैरह जो ऐसे नकली टीटी थे, जो लेबर चढ़ती थी बेचारे, उनके पास टिकट नहीं था, तो 1-1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो मिल जाए बस इकट्ठा करते थे ऐसे। कितना बुरा हाल था। और रोड्स का तो बात ही मत करिए। वो रोड्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जितना बिहार में इतना खराब था, कोई भी वहां इतने बड़े दुर्गावती प्रोजेक्ट था, 90-80% खत्म हो चुका था वो। उसको इन लोगों ने लालू यादव के टाइम में इन्होंने पूरा नहीं किया। सारे प्रोजेक्ट बंद करके रखे हुए थे। 1600 कॉन्ट्रैक्टर था बिहार में टोटल, जो भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर हो गए। 1600 कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्होंने ब्लैकलिस्ट करके रख दिया। एक सेकंड तिलक राज जी, 1600 कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करके रख दिया, तो इसका मतलब सारे ही काम बंद हो गए होंगे जब 1 सारे लाख काम है। सारे काम बंद हो गए थे। जो काम, जैसे मैंने बताया, जो हमने जो टनल बनाई थी रेलवे की, उसके बिल्कुल बगल में एक बराज था, उसका नाम है भीम बराज। तो उस भीम बराज का सिविल वर्क्स एनपीसीसी ने किया था मेरे वहां जाने से 7-8 साल पहले। तो वो प्रोजेक्ट सिविल वर्क्स पूरा खत्म हो चुका था, सिर्फ उसमें गेट लगने बाकी थे, वो भी आधे लग चुके थे। उसमें टैक्स मैको को काम दिया हुआ था। तो वहां भी ये लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, एमसीसी की प्रॉब्लम, और कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी, पेमेंट नहीं करते थे कॉन्ट्रैक्टर्स का। उसके चलते वो कई सालों तक ऐसे ही अदर में लटका रहा है, ऐसे ही, बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो मतलब बिहार में जो मैंने इतने 4-5 साल, तो ये काफी अच्छा, मतलब काफी खट्टी मीठी हर किस्म की ये यादें रही हैं वहां पे। तो उसके बाद आपने बताया कि 90 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में। तो ओवर चेन पुलिंग वगैरह होती थी, रास्ते में हर स्टेशन पे रोक लेते थे। हाँ। अपनी मर्जी से जहां मर्जी रोक लिया, चढ़ गया। डीएमयू चलती थी वो। उस टाइम ने डीएमयू बाद में चली है, उस पहले दूसरी ट्रेन थी ऑर्डिनरी। तो उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ। बीच में एक और प्रोजेक्ट भी किया मैंने, दामोदर वैली कारपोरेशन का। वो मैथन डैम के पास था। आधा आधा बिहार में पड़ता, आधा बंगाल में। तो एक छोटा प्रोजेक्ट था। उसके बाद मेरी ट्रांसफर हो गई त्रिपुरा में, अगरतला में। तो अगरतला में वहां पे उस टाइम ये 2 उग्रवादी संगठन थे। एक था एनएलएफटी, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ये दूसरा था एटीटीएफ, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। अच्छा। तो ये वहाँ इनका काफी दबदबा था। और कोई भी जितने भी रिमोट एरिया में काम चलते थे, स्टेट गवर्नमेंट वहां काम नहीं कर पा रही थी, कोई भी उसमें टेंडर ही नहीं डालता था। तो क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर में थे, तो हम लोग टेंडर उसमें डालते थे। तो मेरी जब ट्रांसफर हुई तो मुझे पता लगा, तो जिस प्रोजेक्ट मैनेजर का मैंने चार्ज लेना था, उसका एनएलएफटी के उग्रवादी ने मर्डर कर दिया था। तो वो एक्चुअली उसको पकड़ के किडनैप करके ले जा रहे थे। तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसका नाम मिस्टर पीसी सेंगर, आई रिमेम्बर। तो उन्होंने मतलब उन्होंने रजिस्ट किया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो वो पकड़ के जब खींच के ले जा रहे थे जंगल में, तो उन्होंने फिर उनको गोली मार दी, उनका मर्डर कर दिया। तो उनकी जगह मेरा ट्रांसफर हुआ वहां अगरतला में। तो अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, जो भी हमारे रिमोट एरिया में प्रोजेक्ट थे, वहां जो क्लाइंट था, वहां पीडब्ल्यूडी हुआ या इरिगेशन डिपार्टमेंट हुआ। तो
वो बेचारे डर के मारे, जो क्लाइंट थे हमारे, हमें साइट हैंड ओवर करने नहीं जाते थे। बस वो काम दे दिया कि करो जी, आप करो आप करो। तो मैंने कहा जब तक आप लोग साइट हैंड ओवर नहीं करेंगे, हमको ऑफिशियली साइट हैंड ओवर करो, हमारे उसके जॉइंट लेवल्स लेने हैं, जो जो प्रॉब्लम है आप हमारे साथ चलिए। तो वो बेचारे कभी जाते नहीं थे डर के मारे। तो उसका अल्टीमेटली क्या हुआ, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट रिमोट एरियाज में सिचुएटेड थे, नन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स कुड टेक ऑफ। कोई भी प्रोजेक्ट उसमें शुरू नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ उसमें किसी में भी। तो ये अगरतला में जो ये था, तो ये किस समय की बात है और सरकार किसकी थी तिलक राज जी? ये 97 से लेके 2003 की बात है। हाँ। और उस टाइम सीपीएम की सरकार थी वहां पे। मिस्टर मानिक साहा जी वहाँ मानिक सरकार, मानिक मुख्यमंत्री थे, सरकार। चीफ मिनिस्टर थे वहां, मानिक सरकार। तो इतना लेकिन मतलब वहां वोट। हाँ, बताइए। उसमें एक बात थी कि ये जो उग्रवादी संगठन थे, ये इनका जो छोटे मोटे जो टाउन थे वहां पे या शहर थे, अगर राजधानी थी, वहां पे ये लोग नहीं आ पाते थे, वहां इनका कोई खास असर नहीं था रिमोट एरिया में थे, सिक्योरिटी। रिमोट एरिया में। हाँ। तो हमने अगरतला प्रॉपर में जो काम थे, तो वो जैसे फिशरीज कॉलेज हुआ कंप्लीट, उसका डिजाइन ड्राइंग, उसका कंस्ट्रक्शन हमने एनबीसीसी ने पूरा किया। वो मैंने पूरा किया। वहाँ 2 आरसीसी ब्रिजेस बनाए शहर के अंदर। और एनबीसीसी में वैसे वहाँ बहुत उससे 10-15 साल पहले काफी बराज बनाए हैं, जैसे खोवाई बराज हुआ, महारानी बराज, मन्नू बराज, कलसी बराज, 4 बराजेस बनाए एनपीसीसी में पहले वहां। तो उस टाइम में इतनी उग्रवादियों की प्रॉब्लम नहीं होती थी, ये बाद में हुई तकरीबन ये 90s, अर्ली 90s में। तो इसमें तुमको जब पता आप ये बता रहे हैं कि आप जिनका चार्ज लेने गए, उनका प्रोजेक्ट मैनेजर का मर्डर हो गया था। तो उस हाँ जी, हाँ जी। परिस्थिति में आपकी खुद की मनस्थिति, आपके परिवार की, आपके दोस्तों की, अरे यार कहाँ जा रहे हो, वहाँ प्रोजेक्ट का ऐसे ऐसी डेंजरस जगह जा रहे हो, तो वो क्या अनुभव रहा? किस तरह से परिवार ने कैसे रिएक्ट किया? मित्रों ने कैसे और आपके साथियों ने कैसे रिएक्ट किया? और आपका क्या इसमें कुल मिला के दृष्टि थी कि भी ये करना है तो करना है, काम हमें जिम्मेदारी मिली, हम जाएंगे, तो मतलब उसके बारे में बताएं तिलक राज। हाँ, इसमें ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर में क्योंकि सरकारी नौकरी थी, तो इसमें कोई ऑप्शन तो होती नहीं है। हम नहीं कह हाँ। सकते कि हम नहीं करेंगे, वी कैन नॉट रिफ्यूज। तो हम्म, उसमें 2 ही ऑप्शन है, या फिर नौकरी छोड़ दो या फिर ड्यूटी ज्वाइन करो, काम करो। जी तो जी। लेकिन मेरे पास जो फैमिली की ऑप्शन थी, वो मेरे पास ऑप्शन थी। तो वो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ फैमिली लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो हालात सुने थे कि वहाँ ऐसे ऐसे हुआ है, और जैसे हमारे प्रेडिसेसर के साथ हुआ, तो उसके चलते मैंने डिसाइड किया, मैंने फैमिली को परमानेंट, मैंने अपने होशियारपुर, अपना पंजाब में जो मेरा घर है, नेटिव प्लेस, वहीं पे उनको परमानेंट सेटल कर दिया। तो मैं अकेला ही है, फिर वहां पे मैं 6 साल अकेला ही रहा त्रिपुरा में, अगरतला में। तो आपने ये तो पूरा जानने की कोशिश की होगी कि आपके जो प्रेडिसेसर थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर जिनका मर्डर कर दिया गया, तो उनका किन परिस्थितियों में मर्डर कर दिया गया, और वैसी परिस्थिति आपके साथ आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये तो विचार आया होगा, मतलब, या लोगों ने बताया होगा कि साहब आप ऐसा मत करना, ऐसा करना। वहां पे जब आप ज्वाइन करने गए होंगे तो वहां स्टाफ ने बताया होगा आपको। तो एक्चुअली इसमें कभी भी कोई इसका क्या बोलते हैं, रूल ऑफ द बुक के हिसाब से कोई ऐसा कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं होता। उन लोगों को कोई जो उग्रवादी होते हैं, इनका इनका कोई क्या बोलते हैं, सिद्धांत नहीं होता। कभी पैसे मांगते, ज्यादा तो पैसे मांगते थे, तो कई बार इनका होता है कि जस्ट टू क्रिएट टेरर, लोगों के मन में डर उत्पन्न करना कि वहां कोई काम ना चले, कोई अब वहां आए ना, बाहर से काम ही ना चले कोई भी। तो ऐसा कोई इसका सिंपल सोल्यूशन कोई ऐसा नहीं होता कि हम माइंड में बना लें कि हम ऐसे कर टैकल करेंगे, ऐसे करेंगे। तो जी जी वो जी। तो डिपेंड। लेकिन मेरे को एक पर्सनल एडवांटेज था कि मुझे पता नहीं, आई डोंट नो भाई, कि मुझे मन में कभी इतना डर नहीं लगता था। मैं यही सोचता था जो होगा देखा जाएगा, बस यही लेके चलते, जो होगा देखा जाएगा। जी जी जी।
तो ये तो इतना सोच ही बहुत मतलब आगे के काम करने के और प्रोजेक्ट में वहाँ जा कर के मतलब एक बहुत बड़ी हिम्मत आपके साथ थी, आपके नेचर के कारण। तो वहाँ आप 6 साल फिर आप रहे। तो इस तरह की 6 कोई साल दूसरी रहे। इसी तरह की समस्या आई सामने या वो जो पहले घटना थी वही रह गई और बाद में हालात सुधर गए? नहीं, 6 साल में उन्होंने अगरतला में एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने रोड पे एक विस्फोट किया था अगरतला टाउन के अंदर। लेकिन इसके हुँ, अलावा फिर कभी कोई ऐसा घटना नहीं हुई। और सबसे हुँ, बड़ी बात है कि जो जो हमारे रिमोट एरियाज में प्रोजेक्ट लोकेटेड थे, जंगलों में, पहाड़ों में, हुँ, वो हुँ। शुरू नहीं हुआ, उसमें काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए वो नौबत आई नहीं। वो प्रोजेक्ट बंद ही पड़े रहे। तो तिलक राज जी आप ये देखिए कि आप अभी होशियारपुर में बैठे हैं, है ना? और जी हाँ। आपने बताया कि अगरतला में आपने 4-5 बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे ब्रिज बनाए हैं, एक फिशरीज का कॉलेज बनाया, तो वो क्या-क्या किया? तो ये ज़रा ध्यान रखने की बात है। कोई अगरतला के लोग सुनेंगे तो उनको भी मालूम होना चाहिए। जी हाँ, अगरतला में मेरे अभी मेरे जूनियर भी एक दो हैं प्रॉपर लोकल अगरतला के, तो अच्छा, वो वहीं पे रहते हैं। तो हाँ। उनको भी मैं लिंक भेजूंगा, सुनेंगे वो लोग। हाँ, हाँ। तो कौन-कौन से प्रोजेक्ट थे जो महत्वपूर्ण हैं जो ताकि दोबारा भी याद आ जाए क्योंकि उसको तो 20-25 साल हो गए जब आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे। अब तो वो जो प्रोजेक्ट हैं वो दूसरी शेप में होंगे, मतलब फंक्शनल स्टेज में होंगे वगैरह-वगैरह। सारे फंक्शनल स्टेज में हैं। एक फिशरीज कॉलेज था जो हुँ, मैंने लेटेस्ट बनाया, और साथ में 2 आरसीसी ब्रिज बनाए टाउन के अंदर। बाकी हुँ, छोटे मोटे बिल्डिंग्स के काम तो बहुत हुए हैं। और हुँ, मेन काम जो 4 ब्राज किए हैं एनपीसीसी ने, कलसी ब्राज किया। कलसी हुँ, ब्राज का साइट इन्वेस्टिगेशन मैंने किया था। तो हुँ, हुँ, उसको भी बनाने में बहुत टाइम लगा है। वो भी बहुत रिमोट एरिया था, उसको काफी टाइम लगा बनाने में। वो मेरे आने के बाद शुरू हुआ था। और हुँ, एक हुँ, खोवाई ब्राज बनाया, एक मन्नू ब्राज बनाया, वो पहले एनपीसीसी ने बना दिए थे। वो जब हुँ, बनाए गए थे उस टाइम ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी हुँ, हुँ, ज्यादा ये उग्रवाद की समस्या नहीं थी। हुँ, 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 हुँ। तो ये इसके तो बहुत ये ही एक महत्वपूर्ण बात है कि भई आपने वहाँ पे जाकर के इस तरह के काम किए और फिर वो आज आप देखते हैं तो आपको एक संतुष्टि मिलती होगी और आपकी हिम्मत भी एक विशेष रही है। तो तिलक राज जी इसके बाद के अंदर फिर अपन चलते हैं कि कश्मीर में आपने जो प्रोजेक्ट किया चेनाब ब्रिज के पास के अंदर, जो मतलब आपकी टनल से जो आपने टनल बनाई है उसी से ट्रेन निकल के चेनाब ब्रिज पे चढ़ती है और वहाँ आपने ये सारी बहुत सारी दिक्कतों के बारे में जाना होगा, चेनाब ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में भी जाना होगा। तो उन परिस्थितियों के बारे में उनको बताएं जरा तिलक राज जी। हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया, अगरतला से आने के बाद मैं यहाँ दिल्ली में आया था। मेरी ट्रांसफर दिल्ली में हुई थी। वहाँ एक नोएडा में एक हमने फ्लाईओवर बनाया था। वो तकरीबन 90% फ्लाईओवर बन गया था। तो उस टाइम इनकी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, मायावती जी की गवर्नमेंट थी यहाँ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन हुए, मायावती की जगह लालू ना सॉरी, ये क्या नाम है इनके, अखिलेश के पिताजी, वो जो चीफ मिनिस्टर थे, अ, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने। तो उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने अपने मायावती जी ने प्रोजेक्ट अलॉट किए थे, शुरू किए थे, वो सारे सारे प्रोजेक्ट बंद करवा दिए। तो वो प्रोजेक्ट बंद हो गए, तो तभी इन द मीन टाइम हमको काम मिल गया वहां पे श्रीनगर में। तो ये टनल नंबर एक T5 एंड सेकंड T3। तिलक राज जी, ये जो एक बात है कि जनता का पैसा लगा हुआ है, एक प्रोजेक्ट एक सरकार ने बना दिया है और फिर दूसरी सरकार पार्टी बदल के आती है, वो उसको रुकवा देती है, उसमें कितना पब्लिक का वेस्ट होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश की तो एक विशेष स्थिति रही है, जब इन लोगों का राज था। बाकी जगह भी ऐसा होता रहा है। हाँ, तो उसके बारे में आगे बताएँ कि उसमें क्या हुआ और फिर कश्मीर कैसे पहुँचे आप? जी हाँ। तो जब प्रोजेक्ट बंद हो गया तो मैंने सोचा यहाँ भी पता नहीं कितनी देर बंद रहेगा। हालांकि मेरे हुँ, को अगरतला में इतनी डिफिकल्ट एरिया रहने के बाद मुझे एक किस्म का सॉफ्ट पोस्टिंग दिया था कि आपने हुँ, इतने साल बहुत रिमोट एरियाज में किया, आप दिल्ली में थोड़ा आराम कर लीजिए।
लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो मेरा मन नहीं लगा वहां पे। मैंने बोला खाली क्यों बैठना है यहाँ दिल्ली में। तो मैंने अपने से अपना ट्रांसफर मतलब ऑन रिक्वेस्ट मैंने करवा लिया जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट मिला हमको, टनल नंबर T5 एंड T3। तो जी जी। टी की जो टनल थी वो 3 किलोमीटर लंबी थी और T5 टनल 6 किलोमीटर लंबी थी। तो इन इन टनल्स को जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका 44,000 करोड़ का टोटल इनका ये प्रोजेक्ट था उधमपुर से लेके बारामूला तक। जी जी। तो उधमपुर से मैं इसका बताता हूँ, उधमपुर से लेके बारामूला तक जो टोटल डिस्टेंस 272 किलोमीटर है। जी जी। तो उसमें ये जो है अपना उधमपुर का जो काम है वो तो 2005 में कमीशन हो गया था। और जो काजीगुंड बारामूला जिसके बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो जो उसके लिए ट्रेन की बोगीज और इंजन जो है लोड करके वो ट्रेलर्स के ऊपर लोड करके ले गए थे, वो 2009 में कमीशन हो गया था प्रोजेक्ट। तो ये जो बीच का पोर्शन कटरा और बनिहाल के बीच में, काजीगुंड के बीच में, ये पोर्शन बहुत डिफिकल्ट था, 111 किलोमीटर। तो इसमें सबसे ज्यादा इसमें तकरीबन टोटल जो टनल्स हैं तकरीबन इसमें 38 टनल्स इस पोर्शन में थी, कटरा से लेके वहां तक, बनिहाल तक, काजीगुंड तक। और टोटल इसमें 930 ब्रिज बने हैं टोटल। तो जो ब्रिज है काजीगुंड और बारामूला जो श्रीनगर से आगे है, इसमें टनल कोई नहीं है क्योंकि वो प्लेन एरिया था, उसमें छोटे मोटे ब्रिजेस वगैरह हैं, जो इतना नंबर ज्यादा दिख रहा है वो सारे उसी में थे। तो टनल कोई नहीं है, इसलिए वो पोर्शन जल्दी कंप्लीट हो गया। तो लेकिन ये जो काजीगुंड और ये कटरा और बनिहाल काजीगुंड के बीच में ये पोर्शन फंस गया क्योंकि इसमें टेक्निकल डिफिकल्टी थी, जियोलॉजिकल की प्रॉब्लम थी, मेनली जियोलॉजी की। यहाँ जो रॉक फॉर्मेशन है वो दीज आर सेडिमेंट्री एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो ये एक्चुअली जियोलॉजिकल टर्म्स हैं। इसमें जितना भी रॉक जो है दैट इज हाईली जॉइंटेड, उसमें जॉइंट्स बहुत हैं, हाईली फ्रैक्चर्ड, टूटी हुई है, और उसमें पानी का इनग्रेस बहुत है अंदर में। देयर आर लॉट ऑफ एक्वाफायर्स, पानी के नेचुरल अंदर एक्वाफायर्स, उनको कुछ लोग कूल बोलते हैं लोकल भाषा में, जहां से पानी झरने की तरह आता रहता है। तो इसमें जो ये जो रॉक की क्वालिटी के चलते हमें एक्सवेशन में प्रोग्रेस, जो टनल एक्सवेशन हमने NATM मेथोडोलॉजी से किया, इसको बोलते हैं न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथोडोलॉजी, NATM ब्लास्ट मेथड से। इसमें बहुत भारी भरकम गल्डर नहीं लगाते हैं, इसमें रीइंफोर्समेंट 16 mm या 12 mm डाया के वो 3 रॉड बना के उसका एक ग्रिड सा बना के, वो बहुत हल्के वेट का होता है, उसको लगा देते हैं छत में और उसके ऊपर शॉर्टक्रीट स्प्रे करते हैं। तो ये थोड़ा इम्प्रोवाइज मेथड है NATM का। इस मेथड से हमने शुरू किया टनल बनाना। तो टनल शुरू करने से पहले मेन प्रॉब्लम क्या है, इस टनल के पोर्टल तक पहुंचने के लिए, यहाँ से हमने टनल स्टार्ट करनी है डिगिंग, जहाँ पोर्टल टनल के जैसे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, पोर्टल P1 एंड P2। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो तो रियासी से मोटरेबल रोड से नजदीक था, तकरीबन 1 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर वो हमने फटाफट 4-5 महीने में बना के काम शुरू कर दिया। लेकिन जो दूसरा जो चिनाब ब्रिज वाला जो पोर्टल था वो मोटरेबल रोड से 12 किलोमीटर अंदर था। अच्छा। तो वहां कोई जाने का रास्ता नहीं था। तो हम लोग सर्वे करके, हम लोग ट्रैकिंग करके जाते थे, रेलवे के इंजीनियर्स, हमारी कंपनी के इंजीनियर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के इंजीनियर्स सारे। तो सुबह 8 बजे शुरू करते थे ट्रैकिंग करना, मतलब पैदल चलना, तो रात को 7-8 बजे पहुंचते थे वहां उस पॉइंट पे पैदल चल के। 12 घंटे पैदल चल के आप लोग वहां पहुंचते थे? कितने लोगों की टीम होती थी? खाना वाना सब रास्ते में ही बनता होगा? मतलब एक खाना वाना साथ में लेके चलते थे। अच्छा। 3-4 लेबर मजदूर साथ में रख लेते थे। तो मतलब 12 घंटे चल के आपको वहां जाना, और फिर वहां के लिए वहां पे फिर मशीनरी वगैरह वो सब कैसे ले गए, या वो टनल के अंदर से आ रही थी? नहीं, वो बता रहा हूँ। तो
वो 12 घंटे तो हमको सिर्फ वहां पहुंचने के लिए लगते थे। तो 3-4 बार हमने ऐसा जाके पहले सर्वे मतलब अलाइनमेंट फिक्स किया अप्रोच रोड का। उस जी जगह जी। पे पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमने उसका सर्वे करने के लिए हमको 3-4 बार, बाकी इंजीनियर्स तो बेचारे रोज ही जाते थे, तो हमको मतलब सीनियर लेवल पे हमको कम से कम 4 बार जाना पड़ा। तो वहाँ रात को, वहाँ गांव में किसी सरपंच, वहाँ जो पंच सरपंच किसी के घर में रात रुकते थे, तो सुबह ही ऐसे पैदल आना 12 घंटे पैदल चल के। तो उस अप्रोच रोड को बनाने के लिए तकरीबन 2-2.5 साल लग गए। तो अच्छा। इतने 100 मीटर ऊंचे पहाड़ थे, उनको हम्म काट के नीचे फॉर्मेशन लेवल पे लेके आना, बेंच कटिंग करके, तो स्लोप स्टेबलाइजेशन करना, ऐसे करते करते 2-2.5 साल, जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था टनल बनाने का, वो एक्सेस रोड बनाने में खत्म हो गया। तो अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बीच में एक किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ला दी, उसमें रेलवे के इंजीनियर ही इन्वॉल्व थे, एक एक चीफ अच्छा। इंजीनियर थे रेलवे के। हम्म तो उन्होंने एक पिटीशन लगा दी कि ये जो इसका अलाइनमेंट है उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का, ये जो हम्म अलाइनमेंट है जिस एक्सेस के साथ है, वो बड़ा बड़ा वीक एक्सेस है। जियोलॉजिकली बोलते हैं टेक्टोनिक जो एक्सेस है, टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत है इसमें, प्लेट्स की जियोलॉजी, जो हमारी प्लेट्स होती है, यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, जिसको हम्म बोलते हैं, जिसकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो हम्म इसकी जो अलाइनमेंट है ये ठीक नहीं, अनसेफ है। तो हम्म उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक और स्टेट सीधा ही बना दें, कोई अलाइनमेंट दूसरी सजेस्ट की थी और छोटी भी थी वो। हम्म उसमें रास्ते में कोई भी टाउन और ये नहीं पड़ता था, कोई भी, कोई हम्म रास्ते में टाउन वगैरह जो कनेक्टिविटी होने चाहिए वो टच नहीं होते थे। हम्म और दूसरा, वो जो अलाइनमेंट थी उसका भी कोई जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। वो भी हम्म कह रहे थे कि बस वो इससे ज्यादा अच्छी है। तो हम्म ये हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में 2.5-3 साल काम बंद रहा, हम्म प्रोजेक्ट बंद रहा। तो फिर हम्म नॉर्दर्न रेलवे जो इसके ओनर हैं, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा टेक्निकली कि वी हैव टेकन ऑल एस्पेक्ट्स इनटू कंसीडरेशन। उसी के सामने हमने हिसाब से डिजाइन किया ब्रिजेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद तो ये इसमें प्रशांत भूषण जो है अपने हाँ हाँ आंदोलन जीवी, वो इसमें इन्वॉल्व थे। प्रशांत भूषण का ही महान काम था ये। मतलब हाँ, एक जनरली प्रोजेक्ट ऐसे को महान कोई कामों में भी वो हमेशा रहते। हाँ ऐसे महान तो, काम करते रहते हैं। तो मतलब तीन एक साल प्रोजेक्ट को ढाई तकरीबन साल, ढाई ढाई तीन साल साल उन्होंने लेट, 2.5 साल लेट कर दिया एक प्रोजेक्ट। लेट हो गया ये प्रोजेक्ट। हम्म तो उसके बाद फिर 2.5 साल के बाद फिर दोबारा रीटेंडर हुए, नई कंपनियों को काम मिला। तो हम्म। इन द मीन टाइम मैं, जब काम बंद हुआ तो मैं सिक्किम चला गया, वो जो मैंने आपको बताया था सिक्किम का प्रोजेक्ट किया 1200 मेगावाट का। तो जी जी जी। उसके बाद फिर जब ये काम शुरू हुआ तो 2.5-3 साल के बाद फिर इन्होंने दूसरी कंपनियों को, वो भी कंपनियां, मतलब प्रोग्रेस काम की टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतनी थी, ये जो एक रॉक एक इतनी कम। हाँ, एक तिलक राज जी, 1200 मेगावाट जैसे, हमको इसकी कम जानकारी है कि भाई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कितना होगा हिंदुस्तान, कितने मेगावाट का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट, जैसे 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट आपने किया, तो इसका साइज कैसे जाएगा? मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपको ध्यान आ रहा है कि कितने मेगावाट का होगा? ये 1200 सबसे मेगावाट बहुत। हाइड्रो में बना है 1600 मेगावाट का। अच्छा, 1600 मेगावाट, मतलब ये उसके आसपास ही बड़े प्रोजेक्ट में ही है ये। ये हिमाचल प्रदेश में बना है, शिमला से तकरीबन आगे 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आगे शिमला से। जी 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 जी। ये सबसे बड़ा वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में। हम्म। तो उसके बाद ये रीटेंडर हुए, तो उसके बाद दोबारा इन्होंने फिर से काम शुरू हुआ टनल्स का। तो हम्म इसके टनल्स के काम में हम ड्रिल ब्लास्ट मेथड से करते थे हम्म एक्सवेशन। तो हम्म बीच में एक्वाफायर्स वगैरह बहुत थे इसके, पानी के अंदर में, वो हम्म इट वाज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट देम। तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते एकदम पानी सीपेज आनी शुरू हो जाती थी टनल के अंदर। तो जी जी। टनल जैसे हम दो एंड से करते थे, उसको टैकल करते थे, एक हम्म दोनों एंड से। तो इसमें राइजिंग ग्रेडियंट है, जैसे हम जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते हैं
तो रेलवे का ग्रेडियंट 1 in 80 रखा है, इन एवरी 80 मीटर्स हॉरिजॉन्टल, 1 मीटर वर्टिकल राइज है, 1 मीटर का वर्टिकल। तो इस ग्रेडियंट में जो तो डाउन स्ट्रीम साइड में जो था उसमें तो पानी ग्रेविटी से अपने आप जो सीपेज का पानी टनल के अंदर बाहर आता जाता था, लेकिन जो दूसरी साइड है वहां नेगेटिव ग्रेडियंट है, वहां पानी टनल के अंदर जमा हो जाता था। तो उस टनल का काम करने के लिए हमको लगातार ये डी वाटरिंग पंप लगा के रखने पड़ते थे टनल के अंदर, उस टनल को पानी को लगातार बाहर निकालते रहना। तो जी उसके उस पानी को रोकने, उस पानी की वजह से और ये जो रॉक थी, जैसे मैंने बताया, बेसिकली इट वाज डोलोमिटिक लाइमस्टोन। लाइमस्टोन प्रेडोमिनेटली यही रॉक में था, और इसमें शेयर जोन बहुत है। शेयर जोन का मतलब जैसे दो टेक्टोनिक जो रॉक की प्लेट्स आपस में जब अर्थक्वेक वगैरह आता आपस में रगड़ मतलब ग्राइंडिंग करती हैं, तो बहुत सारा पोर्शन का क्रश होकर पाउडर बन जाता है। जी रॉक की जगह पाउडर बन जाता है, तो इसको शेयर जोन बोलते हैं। जैसे जैसे हम एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ शेयर जोन आ गई तो वहां लूज मिट्टी ऊपर से गिरनी शुरू हो जाती थी, चिमनी बन जाती थी अंदर में, 25-30 मीटर ऊपर चिमनी बन जाती थी। तो वहां पर एक्सपेंशन रोकनी पड़ती थी, वहां परमानेंट सपोर्ट लगा के, चिमनी के साथ पानी भी आता था, पानी भी गिरता था साथ में। तो वहां टनल की प्रोग्रेस जो थी बहुत स्लो होती थी, बहुत स्लो हो जाती थी। एक जगह 3-3, 4-4 महीने पानी को टैकल करने में लग जाते थे, पानी का भी होता था। फिर हमने एक केमिकल ग्राउटिंग भी शुरू किया, उसको पॉलीयूरेथेन ग्राउटिंग बोलते हैं। तो उसमें वो 2 कंपोनेंट होते हैं केमिकल के, उनको दोनों को सेपरेटली आगे नोजल में मिक्स करके वाई जंक्शन बना के उसको अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो पानी के साथ मिलके वो फोम जैसे बन जाती है। तो फोम बनने के बाद वो जो पानी जॉइंट्स वगैरह में भर जाती है फोम, वो तो सीपेज रुक जाती, बंद हो जाती है। लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ी उसको थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज किया गया, जहां भी ज्यादा जरूरत पड़ी। तो मेनली और ये स्लो प्रोग्रेस का यही कारण रहा। ये टनल नंबर T5, ऐसे एक टनल नंबर T1 थी रियासी के पास, वो 3 किलोमीटर लंबी थी। सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा टाइम उस टनल को लगा, कम से कम उसमें 3-4 एजेंसीज को चेंज करना पड़ा। तो अच्छा, वो क्योंकि इसमें ये जो पूरी अलाइनमेंट थी हमारी, तो ये जैसे वो टेक्टोनिक मूवमेंट के साथ ही इसमें थ्रस्ट जोन बहुत आते हैं, जियोलॉजिकल टर्म से बोलते हैं। रियासी थ्रस्ट हो गई जो रियासी एरिया में पड़ती है, उसके आगे मूरी थ्रस्ट, फिर एक MBT थ्रस्ट बोलते हैं, मेन हिमालय बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये वहां उस जगह पे जो रॉक है इतनी कमजोर हो जाती है कि जब भी उसमें एक्सपेंशन करके निकलो तो जैसे स्लरी और स्लश होता है, कीचड़ होता है, ऐसे नीचे गिरना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। तो जो टनल T1 थी ये 4-5 साल पहले बन गई थी, लेकिन बनने के बाद ये दोबारा स्क्वीज हो गई, दोबारा 300 मीटर पोर्शन इसका, बिकॉज ऑफ दैट थ्रस्ट। वो थ्रस्ट जोन के चलते जियोलॉजिकल वो फिनोमिना है, तो वो दोबारा स्क्वीज हो गई अंदर, तकरीबन 1-1 मीटर अंदर बंद हो गई टनल। तो उस पोर्शन को दोबारा उसको काट के तोड़ के उसको दोबारा माइक्रो पाइलिंग किया गया, उसमें पाइप प्रूफिंग किया गया। पाइप प्रूफिंग मतलब ऊपर में टेम्पररी पाइप ड्रिल करके टेम्पररी छत बना देते हैं, जी 10-15 मीटर की, वो टेम्पररी पाइप डाल के उसमें कंक्रीट करके जो टेम्पररी छत बन गई, उसके नीचे फिर धीरे धीरे थोड़ा 1-1 मीटर करके काटते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जी वो उस ये T1 टनल को बनाने में, जो रियासी के पास है पहली टनल, उसको बनाने में बहुत टाइम लगा। रिसेंटली सबसे लास्ट में वही कमीशन हुई है। कमीशनिंग लेट होने की वो भी एक कारण था, ये टनल एक पूरी नहीं हो रही, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो ऐसे ही टनल नंबर 49 वो इरकॉन के पास था, टनल नंबर 49 और 48 वो रेलवे की सबसे बड़ी लंबी टनल है, तकरीबन 12.85 तकरीबन टनल्स वो इरकॉन में काम किए हैं। वहां भी ये सब सिमिलर प्रॉब्लम्स आती रही, जैसे हाईली फ्रैक्चर्ड एंड हाईली जॉइंटेड रॉक्स, इनग्रेस ऑफ वाटर, सीपेज ऑफ वाटर, ये सारी जो रीजन है टेक्निक, इसकी वजह से प्रोग्रेस में बहुत देरी हुई। और अप्रोच रोड बनाने में, जैसे आपको बताया कि एक्सेस पैदल जाने तक की एक्सेस नहीं थी, ऐसी जगह अप्रोच रोड बनाए गए।
फिर वहाँ मशीनरी पहुंचाई गई। तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन टू वर्क विद, ये जो J&K का, इसलिए इसमें इतने साल लग गए। तो ये तो समझ लीजिए कि 25 साल से अधिक का प्रोजेक्ट हो गया। और वैसे कंसेप्चुलाइजेशन हिसाब से सोचें तो 140 साल का प्रोजेक्ट हो गया कि वो तो महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1886 के आसपास में इसकी परिकल्पना की थी, जैसी है, और आपने भी बताया ये। तो तिलक राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज भी हम सब जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हम ट्रेन निकल जाती है किसी सुरंग से, किसी ब्रिज से निकल जाती है, या किसी रोड पे हम चलते हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान ही नहीं होता कि इसके निर्माण में कितनी मुसीबतें तिलक राज जी जैसे प्रोजेक्ट मैनेजरों ने देखी हैं। उसके कारण ये सुविधा हमें मिल रही है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और इसके जो साइलेंट जो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जिनके बारे में मालूम भी नहीं पड़ता हमको, हम आराम से बैठे हुए टनल में से निकलते हैं, लेकिन वो टनल बनाने में कितनी बड़ी समस्याएं का सामना किया गया, उनके समाधान निकाले गए। और जैसे ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में काम करने की अपनी समस्याएं कि वहाँ आपको कोई सुविधा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे आतंकवादी हैं, वो उठा के ले जाते हैं, किसी का मर्डर भी कर देते हैं। और तिलक राज जी की तो ये रही है, जैसा इन्होंने बताया, कि इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में तिलक राज जी ने काम किया है। और ऐसे हम मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे और इंजीनियर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, उन्हीं के कारण ये टनल, ये ब्रिज और ये सड़क जो कि सुदूर पूर्व में बन पाए हैं। तो आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद तिलक राज जी। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और इन्हीं किसी जो है ना दूभर परिस्थितियों में, डेंजरस सिचुएशन में, आतंकवादियों के प्रभाव के क्षेत्र में बड़े बड़े नेशनल प्रोजेक्ट करना, तो पब्लिक सेक्टर की एक ये भी है कि अभी तिलक राज जी होशियारपुर में है और ये निर्माण करके आ गए हैं अगरतला में, महत्वपूर्ण निर्माण करके आ गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिलक राज जी, आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे हमारे पुराने मित्र और जाने माने इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जिन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ में और दूसरे महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ में भारत भर में प्रोजेक्ट किए हैं। और ये हमने इनसे बातचीत से देखा, समझा, जाना है कि ये प्रोजेक्ट जब हम रेल से, टनल से निकलते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता है कि इनको बनाने में कितनी भयंकर समस्याओं का और विषम परिस्थितियों का सामना बनाने वालों ने किया है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।